everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology और zoology mentor. My name is Dr. आरुषि तली. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में तुम वो बुलाओ. आज हम कवर करने वाले हैं हमारी वन शॉट सीरीज के अंदर आपका प्यारा चैप्टर दैट इज बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो, फिर आप कनेक्टिविटी बनाएं इस चैप्टर के साथ. तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे यूज होंगी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको उसी चैप्टर से कवर करने हैं, फिर हम इधर एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले विद द चैप्टर. तो फटाफट अपने आप से पूछेंगे क्या हम इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरे साथ एंड तक जुड़ के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है. तो आइए भाई, सब लोग बोलेंगे मैम आर वी रेडी? यस, ब्रिंग इट ऑन. आई एम रेडी मैम. हम लोग तैयार हैं इस लेक्चर को देखने के लिए. तो आइए शुरुआत करते हैं. ठीक है, अब सवाल मैम आप आधा अधूरा ही कवर कराओगी क्या? नहीं भाई, आपको पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा इन वन शॉट. ए टू जेड सब कराया जाएगा, कोई भी चीज स्किप नहीं की जाएगी. आपकी एनसीईआरटी के बारे में एक चीज बता देती हूँ. पहले आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था स्ट्रैटेजीज एंड फूड एनहांसमेंट, जो कि अभी आप लोगों के एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है, बट आपके सीयूईटी के एग्जाम में वो आता है. तो हम क्या करेंगे, उसका कुछ पोर्शन था प्लांट ब्रीडिंग का जो उसमें हुआ करता था, वो अब इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है. तो हम उसको यहाँ पर थोड़ा सा कवर करेंगे, एट द एंड कवर कर लेंगे. ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा, ये बस एक एडिशन था इस चैप्टर में, प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक जो कि स्ट्रैटेजीज एंड फूड एनहांसमेंट का पार्ट है, बट इसमें भी अपन उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे ही. चलिए शुरुआत करते हैं. ओके, तो भाई क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, भाई इसका इस्तेमाल कहाँ होता है मैम? बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है? तो भाई इसका यूज किधर किधर किया जाता है? भाई एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में. आजकल आप देख लो, कभी मार्केट में जाओगे तो दिखेगा हाइब्रिड टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर, नॉर्मल टमाटर, ये आलू तो वो आलू. ठीक है, देन मेडिसिन में, थेराप्यूटिक्स में, है ना, मेडिसिन वगैरह के अंदर हर चीज के अंदर यूज हो रहा है. मेडिसिन बन रही है आपके इंसुलिन वगैरह जैसे. फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है. बायो रेमिडिएशन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब पॉल्यूशन ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट्स के लिए, इनके लिए भी यूज किया जा रहा है. एज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड फॉर डायग्नोसिस, जैसे आपके पीसीआर वगैरह. ठीक है, टेक्निक्स जो परफॉर्म की जा रही हैं, सब कुछ अंडर बायोटेक्नोलॉजी किया जा रहा है भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्या है, देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च फील्ड में देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज. तो सबसे पहला ये कहते हैं कि अपना बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढो, मतलब ऐसा कोई एंजाइम ढूंढो जो आपके सारे काम करा दे और प्रॉपर्ली करा दे. ठीक है, तो भाई फाइंडिंग अ बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोब और एंजाइम, या तो वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई एंजाइम हो जो बेस्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करे ताकि हमारी चीजें फटाफट हो. सेकेंड, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट. भाई अपन कहते हैं ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज प्रॉपर रहनी चाहिए. तो भाई ऑप्टिमम कंडीशंस मतलब प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन रहनी चाहिए. देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हमने देखा था हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने वाले होते हैं उससे पहले डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है. उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, क्वालिटी चेक होता है, सब कुछ होता है. तो ये सारी चीजें बेटा आपके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज का पार्ट हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, तो क्या भाई आप कैसे करेंगे ये पूरी? तो एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस, फूड डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसे हम कहते हैं एग्रोकेमिकल. ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई बहुत सारे फार्मर्स होते हैं ऐसे पीछे ना, वो टांग कर ऐसे स्प्रे करते हैं. इवन आपको गूगल पे बहुत फोटोज मिल जाएंगी, बहुत जगह आप देखोगे स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, कि वो अपनी खेती को बचा सकें. ठीक है, एग्रोकेमिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं. फिर कुछ लोग होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड या मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर. आप लोगों ने देखा हो, कई लोगों को शौक होता है यार हमारे घर का पर्सनल गार्डन है, हम उसमें हम गार्डनिंग करते हैं और हम लोग है ना गाय के गोबर का मैन्योर बनाते हैं. ऐसा सुना होगा ना, थोड़ा शो ऑफ लोग भी होते हैं. हम ओनली ऑर्गेनिक फूड खाते हैं ना. तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, जिसमें मैन्योर्स और बायोपेस्टिसाइड मतलब इनके कोई एज सच हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते, सब कुछ बहुत नेचुरल तरीके से होता है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये. देन यूज ऑफ जीएमओ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. इन तीनों का इस्तेमाल कर कर
दैट इज एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक एंड बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भाई फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। चलिए, अब आती है हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए, सारे मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे कि भाई फादर कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। दैट वाज नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, एक मैक्सिकन साइंटिस्ट थे एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बट नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम इन एग्जाम कि भाई फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन फादर थे। दैट वाज एम.एस. स्वामीनाथन, ही वाज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जो इंडिया में आई थी। देन ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या काम था, ग्रीन रेवोल्यूशन का काम था इन ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन, मतलब इनटू 3 कर दो। मान लो भाई मैं 100 सेब उगा रही हूं अगर एक खेत से, तो हमने उसको 300 कर दिया, ट्रिपल कर दिया हर चीज को, ठीक है, फूड प्रोडक्शन को। बट नाउ हंसने की बात यहाँ पे क्या है, दुखी होने की बात यहाँ पे क्या है कि बट स्टिल इट वाजंट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड्स। इतनी इंक्रीज करके भी फूड प्रोडक्शन, हम लोगों के पास डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन काम कैसे करती थी, ये ऐसा कहती थी भाई रेवोल्यूशन में, इसमें ऐसा कहा गया था कि भाई कोशिश करो इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी यूज करो, अच्छी क्रॉप की वैरायटी यूज की जाए, हाइब्रिड यूज कर रहे हो, नॉर्मल यूज करो, अच्छी गुड क्रॉप वैरायटी यूज की जाए। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, जैसे भाई अगर खेत में ट्रैक्टर्स हो, इरिगेशन मशीन्स हो, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो, चीजें हो, ठीक है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट यस होगा। फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाए ताकि खेत खराब ना हो, फसल कह रही हूँ, फसल खराब ना हो, राइट। तो इन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्क, दैट यूज ऑफ क्रॉप वैरायटी, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे गुड इरिगेशन मशीन, गुड मशीनरी, सब कुछ इस्तेमाल किया जाए। चलिए, अब आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग है। अब भाई एडवांटेज क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को यूज करने के, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है कि भाई आपकी जो डिपेंडेंस है पेस्टिसाइड वगैरह पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है जब आप प्लांट को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हो, जैसे बीटी कॉटन। अभी इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, तो इंतजार रखें। फिर आता है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कई बार क्या होता था भाई, जैसे आप खेत में जाते हो तो कई बार ओवर राइपनिंग हो जाती है, जैसे मान लो टमाटर ज्यादा पक गया तो पक के वो गल जाएगा, ठीक है, ऑरेंज है, मौसमी है, ज्यादा पक गए गल जाएंगे, ठीक है। तो कई बार भाई इस वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता था। तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की वजह से ये भी रिड्यूस हुआ है, जैसे ओवर राइपनिंग ऑफ टमाटो, ये सब। इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ गोल्डन राइस, तो भाई एक गोल्डन राइस आता है, मैं अभी आपको दिखाती हूं। तो बेसिकली बेटा दिस इज गोल्डन राइस, आप में से कोई बहुत बच्चों ने खाया भी होगा, हालांकि आई हैवंट ट्राइड, और मैंने कभी खाया हो तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये नहीं खाया है। तो क्या था भाई, एक पौधा था, ठीक है, इस पौधे से क्या किया गया इन लोगों ने, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। तो भाई गोल्डन राइस में क्या है, हमारा एक प्लांट था, उस प्लांट से हमने क्या किया, इसके अंदर से इसके पास था बीटा कैरोटीन जीन। क्या था, दीज वर डैफोडिल्स, ये डैफोडिल पौधा था, ठीक है, डैफोडिल्स थे ये। तो डैफोडिल्स में क्या था, एक बीटा कैरोटीन जीन होता था। इस जीन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, बीटा कैरोटीन जीन इंटीग्रेटेड विद राइस जीनोम। हमने राइस के जीनोम के साथ इस बीटा कैरोटीन जीन को इंटीग्रेट कर दिया। बीटा कैरोटीन जीन क्या होता है, इट इज रिच, बीटा कैरोटीन इज रिच इन विटामिन ए, क्योंकि बेटा ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो क्या हुआ, जो ये गोल्डन राइस बने, राइस वर रिच इन विटामिन ए। तो भाई डैफोडिल्स करके हमारे एक पौधे थे जिसके पास एक बीटा कैरोटीन जीन होता था, उसी को हमने क्या किया, डैफोडिल्स की आई थिंक स्पेलिंग लिखी हुई है, जो ये डैफोडिल्स थे इन्हीं से हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन जीन लिया और उसको गोल्डन मतलब नॉर्मल राइस के अंदर इंटीग्रेट कर दिया बीटा कैरोटीन जीन को, जिससे जो राइस थे वो विटामिन ए में इनरिच हो गए। और कोई भी चीज किसी विटामिन में इनरिच हो रही है मतलब वो क्या है, मतलब वो क्या है बेटा, उसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ गोल्डन राइस। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देन बेटा मेकिंग क्रॉप्स दोज आर फर्म अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, ऐसी क्रॉप्स बनाई गई जिनको ज्यादा टेम्परेचर, मान लो भाई आंधी आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर कोई ऐसी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, तो कुछ एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए भी कुछ क्रॉप्स बनाई गई, जैसे जो टेम्परेचर को, सैलिनिटी मतलब जो सॉल्टीनेस है, सॉइल कई बार सॉल्ट हो जाता है, ठीक है, ड्राउट है, रेनफॉल है, इससे इन क्रॉप्स को रेजिस्टेंट बनाया गया। देन एफिशिएंट यूज मिनरल यूजेज बाय क्रॉप्स, तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के यही एडवांटेज थे कि वो एबायोटिक स्ट्रेसेस से रिलीफ थी, पेस्ट रेजिस्टेंट थी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाती थी, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नॉर्मल क्रॉप से ज्यादा थी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका बीटी कॉटन। तो भाई बीटी कॉटन का क्या है, बीटी कॉटन की कहानी है, पहले उस कहानी को सुनो, बहुत ही अच्छी कहानी है। क्या हुआ, सारे फार्मर्स बैठे थे, आए हाय बैठे हैं यार, गर्मी का मौसम है ना, मजाक चल रहा है, ठीक है। फार्मर ने देखा यार हमारे खेत में जो हम कॉटन उगा रहे हैं वो कॉटन सारी बर्बाद हो रही है, क्योंकि एक कीड़ा होता था बेटा कॉटन बॉल वॉर्म, ये क्या, ये कीड़ा है, कौन सा इंसेक्ट था जो क्रॉप को खराब कर रहा था, इसका नाम था कॉटन बॉल वॉर्म। ये आता था और ये कॉटन के पेड़ में से छेद कर देता था और इसके अंदर घुस जाता था और इसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता था, ऐसी खिलखिलाती कॉटन की धज्जियां उड़ा देता था ये कि भाई भाड़ में जा तू तो। पर फिर है ना, अब ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी, तो ये मामला साइंटिस्ट तक पहुंचा, तो साइंटिस्ट ने बोला यार ऐसा कैसे, हम लोग जाके चेक करते हैं। भाई साइंटिस्ट गए, उन्होंने देखा कि मान लो अगर कॉटन के 100 पौधे हैं तो 100 में से 80 to 85 पौधे तो खराब हो रहे थे, पर कुछ 10-15 पौधे थे जिन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा क्या है उन पौधों के पास कि उनमें ये कीड़ा नहीं घुस रहा है या उन्हें ये कीड़ा खराब नहीं कर रहा है। तो पाया गया उन पौधों के ऊपर एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस। कौन सा बैक्टीरिया था, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल करा जाए। तो भाई अब आप जैसे लोग जो हैं, जो हमारे जैसी नॉर्मल जनता, हम क्या सोचेंगे, कॉटन के हर पौधे के ऊपर बैसिलस थुरिनजेनेसिस छिड़क दो, किसी को नहीं खाएगा। बट भाई कितने पे छिड़कोगे, मान लो बारिश हो गई, बैक्टीरिया वॉश्ड अवे, मान लो कोई कंडीशंस हो गई, भाई मान लो कहीं नहीं छिड़क पाया ढंग से, फिर तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसके जेनेटिक मटेरियल में जो चीज है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल में बेटा एक जीन होता है जिसे कहते हैं क्राइजीन, उसको हम कॉटन के जीन में इंटीग्रेट कर दें तो कॉटन प्लांट तो रेजिस्टेंट बन जाएंगे, और जो रेजिस्टेंट बने उनका नाम रख दिया इन्होंने बीटी कॉटन। तो आइए इसकी कहानी को देखते हैं अच्छे से, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली पहले हम आपको अच्छे से बताते हैं। हाउ डू यू मेक कॉटन प्लांट रेजिस्टेंट, सबसे पहले ये सीखेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो आपका कॉटन प्लांट है बैसिलस थुरिनजेनेसिस का मान लीजिए ये इसका जीनोम ये है, और इसके पास यहाँ पर कौन है, इसके पास है क्राइजीन। ये क्राइजीन बेटा वो है जो कॉटन बॉल वर्म को अटैक कर देता है। तो हमने क्या किया, कॉटन प्लांट के जीनोम के साथ, ये कॉटन प्लांट का जीनोम है मान लीजिए, इसके साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया। हमने कॉटन प्लांट के जीनोम के साथ जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीनोम है उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और बस फिर आप इसको होस्ट में डालते हो, इसको मल्टीप्लाई कराते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करा के आपने सारे प्लांट्स के अंदर डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, ये चीज सोचने वाली है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये कीड़ा आया मटकते मटकते, आए हाय आज तो खाना खाने मिलेगा, पत्ती खा लेता हूं। ये पत्ती जैसे ही खाया तो बेटा ये जो बीटी कॉटन का जो क्राइजीन है ये कुछ बीटी टॉक्सिन्स बनाता है। क्या बनाता है, बीटी टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स इस कीड़े के पेट में जाके एक्टिवेट होते हैं एल्कलाइन पीएच में, क्योंकि इसके स्टमक के अंदर एल्कलाइन पीएच होता है, इसके मिड गट में, ठीक है। क्या होता है इसके
इसने बीटी टॉक्सिन्स को इंजेस्ट किया, इसने अंदर ले लिया उनको। अब जैसे ही वो क्रिस्टल्स अंदर गए, यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन पीएच है। एल्कलाइन पीएच में वो जाते ही एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होके उन्होंने इस बैक्टीरिया के पेट में जो माइक्रोविलाई या जो एपिथेलियल सेल्स थे, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं भाई, जो लार्वा का मिड गट था वहां पे ये क्रायोटॉक्सिन्स उसके रिसेप्टर्स पर जाकर चिपक गए, बाइंड कर गए। और जैसे ही बाइंड करे भाई, उसके पेट में उतल फुतल होने लगी, ठीक है, उसकी बॉडी कैविटी में हो गए होल्स, ठीक है। इन प्रोटोटॉक्सिन ने भाई उसकी बॉडी में क्या कर दिया, लाइसिस कर दिया हर जगह से, और एट द एंड इस लार्वा की डेथ हो गई, ठीक है। ऐसे करके ये मरने लगे, और जब ये मरने लगे तो बस कॉटन की हो गई सुरक्षा। तो इन शॉर्ट अगर हम इस चीज को बोलें तो क्या हुआ, बीटी कॉटन को इंजेस्ट किया गया, इंजेस्टेड वाया कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, इसने इसको खाया, ठीक है। एक्चुअली दिस पेन इज समथिंग वेरी थिक, तो इससे मेरी राइटिंग आई डोंट नो कैसी आ रही है, बट आई होप यू गाइस मैनेज विद दैट, ओके। तो इसने क्या किया, बीटी कॉटन को खाया, कॉटन बॉलवर्म ने। नाउ द प्रोटोटॉक्सिन्स और आप एंडोटॉक्सिन्स कह लो, गेट एक्टिवेटेड इन मिड गट, ओके, इधर इसका एल्कलाइन पीएच था, इन एल्कलाइन पीएच मिड गट ऑफ वर्म, कॉटन बॉलवर्म के वो इसमें टॉक्सिन्स बाइंड with epithelial receptors, bind with epithelial receptors in midgut of worm, worm के midgut में receptors के साथ bind करा इन्होंने। bind करने के बाद क्या किया, soon later it टॉक्सिन ने लाइसिस किया सेल्स का, चीजों का, और एट द एंड डेथ हो गई किसकी, ऑफ कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म की क्या हो गई, मौत हो गई। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने उसको खाया, इसके पेट में टॉक्सिन्स गए, वो उसके एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर से बने, लाइसिस हुआ और डेथ हो गया कॉटन बॉलवर्म का। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब ऐसा कहा जाता है चॉइस ऑफ क्रायोजीन डिपेंड करती है कौन से टाइप का पेस्ट है। अगर आप बीटी कॉटन के लिए आप ये बना रहे हैं तो आप बेटा यूज कर सकते हैं कॉटन बॉलवर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए क्राई 1 AC जीन या क्राई 2 AB। ये बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से जीन का इस्तेमाल करके जो है आप कॉटन बॉलवर्म का खात्मा कर सकते हैं, दैट इज क्राई 1 AC या क्राई 2 AB। जैसे बेटा कॉटन को खराब करते हैं कॉटन बॉलवर्म, वैसे ही बेटा कॉर्न को, ये जो कॉर्न होता है भुट्टा आप लोग खाते हैं, इसको खराब करते हैं कॉर्न बोरर्स, ठीक है। इस जानवर का नाम होता है कॉर्न बोरर, मतलब कॉर्न के अंदर छेद करता है। दिस इज अगेन, ये तो आपका कॉटन बॉलवर्म वाला ही है, ठीक है, दिस इज योर कॉटन बॉलवर्म, ये तो कॉटन बॉलवर्म ही है, दैट इज कॉर्न बोरर्स। तो कॉर्न बोरर्स से रेजिस्टेंट बनाने के लिए क्राई 1 AB जीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि कौन सा जीन है बेटा जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके कॉटन बॉलवर्म से बचने के लिए, दैट इज क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, और वहीं कॉर्न बोरर से प्रोटेक्ट करने के लिए क्राई 1 AB जीन। अब ऐसा बोला जाता है बैसिलस thuringiensis इज हार्मफुल फॉर वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, काफी इंसेक्ट्स के लिए ये काफी हार्मफुल होता है, ठीक है। अब आप बात करेंगे तो देयर आर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के इन्होंने नाम दे रखे हैं, जैसे लेप्टिडोटेरेंस, सीलपटेरेंस एंड डिप्टेरेंस। ये तीनों बेटा कैटेगरी आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हैं। लेप्टिडोटेरेंस में टबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवर्म्स आते हैं। सीलपटेरेंस में बीटल्स आती हैं, डिप्टेरेंस में मॉस्किटो और फ्लाइज आती हैं।
ये सारी कैटेगरीज है बेटा जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जिनको खात्मा कर सकता है। मतलब अगर इनमें से कोई भी कीड़ा फसल को खराब कर रहा है तो उसको बैसिलस थुरिनजेनेसिस के जीन से अगर हम ट्रीट करें पौधे को तो वो इन सब का खात्मा कर सकता है। तो ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है बेटा जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से जिनकी रूह कांपती है। ठीक है, नाम याद रखने आप लोगों को, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आरएनए साइलेंसिंग, जो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के बुक के अंदर ही दे रखा है, ये बहुत छोटे से पैराग्राफ में ही है। अब आरएनए साइलेंसिंग मतलब क्या होता है? वो कहते हैं ना, जब भी कोई इंसान, आपने पहले चलो नॉर्मल चीज समझ लेते हैं, डीएनए से बेटा बनता है आरएनए, और डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है? दैट इज एमआरएनए बनता है, विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। पर आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है? कहते हैं ना यार, जब किसी की शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी में शांति आ जाती है ना, चुप हो जाते हैं, राइट? शांति, चुप। वैसे ऐसे बहुत मस्तीखोर होते हैं लोग, बस शादी होते ही मिंगल होते ही यहाँ जीवन बर्बाद, है ना, ऐसा कई लोग सोचते हैं। इट इज पर्सपेक्टिव्स। तो भाई अगर आपको आरएनए को साइलेंट करना है, ठीक है, कि आरएनए तो हो जा साइलेंट वरना हम हो जाएंगे वायलेंट, तो भाई इसको साइलेंट करने के लिए क्या है, आपको इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाना पड़ेगा। तो अगर हमने आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड कर दिया तो बस आरएनए हो गया साइलेंट। ठीक है, साइलेंट, आरएनए क्या हो जाएगा? साइलेंट। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि मैंने आपको ऐसा क्यों बताया। तो भाई कहानी है, अगेन एक कहानी है। तो बहुत सारे फार्मर्स थे, खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? तो बहुत सारे फार्मर्स थे बेटा, वो लोग खेती करते थे टबैको प्लांट की। किस प्लांट की? ये है टबैको प्लांट। तो टबैको प्लांट की खेती करा करते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक नीमाटोड बेटा जिन लोगों को नहीं पता तो बता देती हूँ, आपके एनिमल किंगडम में कैटेगरी होती थी नीमाटोड्स। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये नीमाटोड आता था, मिलैडोकाइन इनकॉग्निशिया नाम होता है इसका, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, मिलैडोकाइन इनकॉग्निशिया इस निमैटोड का नाम था। ये आता था और इसमें ये इसको खाता था। तो जैसे ही इसको खाता था तो इस पौधे के यहाँ पे रूट नॉट डिजीज हो जाती थी। क्या हो जाती थी? रूट नॉट डिजीज हो जाती थी जैसे ही इसको खाता था, इस पौधे को। तो भाई अब सारे फार्मर्स परेशान हो गए कि भाई क्या चल रहा है, हम तो खेती कर रहे हैं। अब खैर, अब आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैम यार टबैको की खेती करनी क्यों है? देखो यार बेटा, कोई भी चीज कितनी हार्मफुल, अगर वो दुनिया में मार्केट या बिजनेस ला रही है तो वो बिकती है। आप इंडिया में ही देखोगे टबैको हर दुकान पे बिक रहा है अभी भी। ओके, तो बस इसीलिए भाई फार्मर्स का तो रोजगाना है, वो रोज है ना, रोजगार है उन लोगों का, उनको पैसा मिल रहा है उससे, उनकी जीवन चल रहा है उससे। तो देवर वरीड। तो भाई साइंटिस्ट ने देखा क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसा कुछ। अब ये कैसे हार्म करता था? इसकी बॉडी में बनता था बेटा वो एमआरएनए, दैट इज वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता था। ठीक है, ये आरएनए क्या करता है बेटा? आरएनए बनाता है प्रोटीन। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। अब जैसे ही आरएनए से ये प्रोटीन बनता था, ये प्रोटीन इसके अंदर जाता था और इसको रूट नॉट डिजीज होती थी। तो क्यों ना हम इस आरएनए को, व्हाई नॉट साइलेंस द आरएनए, क्यों ना हम इस आरएनए को साइलेंस कर दें? व्हाई नॉट साइलेंस द आरएनए? नो आरएनए, अगर आरएनए साइलेंट हो जाता है, साइलेंट आरएनए मींस नो प्रोटीन। नो प्रोटीन मतलब अगर प्रोटीन नहीं होगा बॉडी में तो एक पॉइंट बाद ये नीमाटोड मर जाएगा, और अगर ये मर जाएगा तो ये टोबैको को कैसे भी हार्म करेगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो ये खाएगा क्या इसको? समझ गए? क्लियर है? तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, इसके आरएनए को साइलेंट करना है। तो अब आरएनए को हम साइलेंट कैसे करते हैं, अब आप देखिए। अब आप देखिए हमने क्या किया यहां पे, हमने एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन होता है जो नीमाटोड के अंदर था,
जिससे वो अपना आरएनए बना रहा था। हमने एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन लिया, उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, बेटा एक तरीके का वेक्टर होता है जिसे आप पढ़ते हो आपके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। आपका पहला वाला चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसके अंदर बेटा हमने पढ़ा था वेक्टर वाली हेडिंग्स के अंदर कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आप प्लांट्स में कोई वेक्टर यूज करना चाहते हैं तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, उस नीमाटोड, ये जो हमारा नीमाटोड था, ठीक है, ये जो नीमाटोड था, ठीक है, ये जो नीमाटोड था, इसका स्पेसिफिक जीन लिया और उसको एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के साथ एज अ वेक्टर बना के ट्रांसफर्ड इन टबैको प्लांट, टबैको प्लांट के अंदर डाल दिया गया। अब टबैको प्लांट में चला गया। अब टबैको प्लांट ने क्या किया, टबैको प्लांट ने बनाया, ठीक है, आरएनए। चलो डीएनए बनाया, उस डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। अब इस आरएनए को इन्होंने क्या किया, एक डाइसर एंजाइम होता है, डाइसर, ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया इसने आरएनए के, इसने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम कहते हैं siRNA, दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इसको हमने छोटा छोटा कर दिया। अब क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे क्या राइबोसोम्स और बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं रिस्क, दैट इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये रहा अपना कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर ये रहा आरएनए। अब क्या होगा, जैसे ही ये आएगा और खाएगा इसको, तो इसकी बॉडी के अंदर बेटा, इसका तो आरएनए था ही, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है, और ये इससे बाइंड कर जाएगा, ये इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, इससे बाइंड कर जाएगा और क्या बना देगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिससे क्या हो जाएगा, आरएनए की क्या हो जाएगी, साइलेंसिंग। तो अब सीधी बात है, ना तो बनेगा प्रोटीन, अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो थोड़े टाइम बाद कीड़ा ऑटोमेटिकली ही मर जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बेटा कीड़े का एक स्पेसिफिक जीन, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, मेलानोकॉग्निटा इनकॉग्निशिया का जीन लेकर हमने उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस को एज अ वेक्टर यूज करके इनकॉर्पोरेट कर दिया था टबैको प्लांट के अंदर। तो टबैको प्लांट में भी इसी के जैसा आरएनए बना, सेम टाइप का आरएनए बना। हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाइसर एंजाइम से काटा और उसको बेटा एक RISC बनाया गया जो इस पौधा बनाता था, दैट इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे ही कीड़ा बेटा खाने आता था, ये कॉम्प्लेक्स इसके अंदर घुसता था और इसके आरएनए से जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, सेंस और एंटी सेंस, दोनों स्ट्रैंड मिले, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना और आरएनए की हो गई साइलेंसिंग। अब बनेगा नहीं, ना तो बनेगा प्रोटीन, ना रहेगा कीड़ा और ना तबाही होगी इसकी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें कौन सा प्लांट चूज किया, टबैको प्लांट। कौन सा नीमाटोड था बेटा, मेलानोकॉग्निटा इनकॉग्निशिया, ठीक है। फिर वेक्टर क्या था, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किसका वेक्टर है, एग्रोबैक्टीरियम। अब बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस जो होता है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता देती हूं, एग्रोबैक्टीरियम बेटा ट्यूमिफिकेंस के अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, उसका इस्तेमाल करा था हमने एज अ वेक्टर। आरएनए क्या है, नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, एज अ एक्ट करता है इन यूकैरियोट्स। साइलेंसिंग कैसे हुई, बाय फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने लाइन दे रखी है कि सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के लिए हम कुछ और सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे वायरस का जीनोम या ट्रांसपोसॉन्स मतलब जंपिंग जीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वही चीज बताई है कि कैसे भाई इस सेल के अंदर, टबैको सेल के अंदर ही नीमाटोड खाता था। अब आप ये देखिए डाइसर एंजाइम है, इसने इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये siRNA बना, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, ठीक है, मतलब कैसे सारी चीजें हो रही हैं ये बता रहा है। ओके, चलिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन पढ़े। भाई बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने वर्ल्ड में अराउंड
कितनी मेडिसिन बना ली है? 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक मेडिसिन बेटा बन चुकी हैं वर्ल्ड में, जिसमें से 12 मेडिसिन बेटा करंटली इंडिया में मार्केट होती हैं। मतलब 30 तो बनी थी, पर उसमें से 12 इंडिया में आ चुकी हैं, बाकी भी आई थिंक विद टाइम आ ही जाएंगी। इंडिया इज अ वेरी डेवलप्ड, इज बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, धीरे धीरे वी आर डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ। तो धीरे धीरे करके बेटा इसमें और भी आ ही जाएंगी। तो 30 डिस्कवर हो चुकी हैं, 12 इंडिया में आ चुकी हैं। आ जाइए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। तो भाई नॉर्मली एक आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, जो आजकल आपके घर में अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है और आपने देखा होगा इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज पेशेंट, पेट में या थाइस पे जो भी उनके एरियाज होते हैं वहां पे वो लोग लगाते हैं इस इंजेक्शन को, इंसुलिन का इंटेक करते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो देखना, ठीक है। अब ये इंसुलिन बना कैसे, उसकी कहानी है ये कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया कैसे गया। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल इंसुलिन करता क्या है। भाई नॉर्मल इंसुलिन का काम क्या होता है? टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कम करता है। अब मान लीजिए अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन खराब हो गया, विच मीन्स अगर वो इंसान मीठा खाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंजाइम तो काम ही नहीं कर रहा है, ये एंजाइम काम ही नहीं कर रहा। इसलिए कहते हैं डायबिटीज पेशेंट मीठा कम खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं है जो डाइजेस्ट कर सके उसे, ठीक है, या उसके डाइजेशन को या उसके लेवल को रिड्यूस कर सके, ठीक है। अब इंसुलिन बनता कैसे? सिंपल प्रोसेस। हमारी बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन कैसे बनता है? नॉर्मल इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल इंसुलिन कैसे बनता है, वो चीज हम लोगों को देखनी है। तो देखिए, ध्यान रखिए, एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड, डायग्राम ही गलत बना दिया। अब आप जो देख रहे हैं येलो चेन जो है दैट इज ए पेप्टाइड, जो आप पिंक चेन देख रहे हैं दैट इज बी पेप्टाइड, और जो आप ब्लू चेन देख रहे हैं दैट इज सी पेप्टाइड चेन, ठीक है। आप 3 चेन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए बी और सी। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में इसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन। मतलब अभी इंसुलिन बना नहीं है। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे बनता है? रिमूव सी पेप्टाइड। इस सी पेप्टाइड चेन को बॉडी हटा देती है और क्या बचता है हमारे पास? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का लिंकेज होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है? ए चेन है और बी चेन है। इसको बेटा हम कहते हैं मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, जो बॉडी के अंदर बनता है। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चेन नहीं होती है। तो ऐसे भाई हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली इंसुलिन बनता है, हमें सी पेप्टाइड चेन को हमारी बॉडी रिमूव कर देती है और इंसुलिन बन जाता है। अब साइंटिस्ट के पास क्या जॉब थी कि भाई तुम्हें ये इंसुलिन बनाना है ताकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर इंसुलिन बन सके, उनकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सके। अब भाई साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया, यार सब तो ठीक है, हमें सी पेप्टाइड चेन को कैसे बनाएंगे, कैसे इसको रिमूव करेंगे? सवाल ये था इसको रिमूव कैसे करेंगे। सी पेप्टाइड चेन को रिमूव तो हमारी बॉडी तो ऑटोमेटिकली कर देती है, पर कैसे किसी होस्ट के अंदर या कैसे किसी वेक्टर के थ्रू हम ऐसा करा पाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली इन लोगों ने काउज में पिग्स का इंसुलिन लिया और कोशिश करा कि हम इसको यूज करें। बट अगेन हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये चीज होती है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी एलर्जिक रिएक्शंस या कंपैटिबिलिटी शो नहीं करती।
तो जो पिग का इंसुलिन है या काऊ का इंसुलिन है वो इतना काम नहीं करा सक्सेसफुली। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, नॉर्मल इंसुलिन कैसे बना, हमारा प्रो इंसुलिन में क्या थी, बी, ए और सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ए और बी को जोड़ दिया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन कैसे बना, अब आप उसको स्टोरी देखिए। तो इली लिली बेटा एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया इन द ईयर 1983। याद रखेंगे, इली लिली फर्स्ट ऐसी कंपनी थी वर्ल्ड की जिन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया इन द ईयर 1983। इनका मेजर चैलेंज था कि कैसे मेच्योर इंसुलिन बनाएं ई कोलाई के अंदर, मतलब सी पेप्टाइड को हटाएं कैसे ई कोलाई के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल। इन्होंने दो ई कोलाई लिए, ई कोलाई 1, एक इन्होंने ई कोलाई लिया ई कोलाई 2, ठीक है, दो ई कोलाई लिए। इस ई कोलाई के अंदर इन्होंने सिंथेसाइज करवाई ए पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करा ली। एक के अंदर इन्होंने बी पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करवा ली। एक के अंदर क्या करी, बी चेन सिंथेसाइज करवा ली, और एट द एंड दोनों को जोड़ दिया बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू दोनों को जोड़ दिया। ए चेन बी चेन बन गया इंसुलिन। कैसे ज्वाइन किया, ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। बायसल्फाइड लिंकेज के थ्रू, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू इनको ज्वाइन कर दिया। सिंपल, सी पेप्टाइड बनाओ ही मत, रिमूव करने की दिक्कत ही नहीं होगी। एक में ए बनाई, एक में बी बनाई, दोनों को डाइसल्फाइड से ज्वाइन कर दिया, बन गया इंसुलिन। और यही इंसुलिन बेटा आपके घरों में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है, जो इंसुलिन को लगा रहे हैं बेटा, वो इसी इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके इसको मार्केट में बेचा जाने लगा। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, so this problem was solved as they synthesized A और B chain separately, अलग अलग ई कोलाई में करी और उनको ज्वाइन कर दिया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिंपल एज दैट। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है जो वो पैराग्राफ में ही पूछती है, क्या हम इंसुलिन को ओरली ले सकते हैं, मतलब मुंह से खा सकते हैं। तो बेटा आंसर इज नो, इंसुलिन कैन नॉट बी टेकन ओरली। रीजन, क्योंकि बेटा इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और आपकी बॉडी में अगर आप मुंह से खाएंगे इंसुलिन को तो आपके पेट में प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाएगा, तो इंसुलिन पेट में ही खत्म हो जाएगा। तो कोई सेंस ही नहीं है कि आप उसको मुंह से लीजिए या ओरली लीजिए, नो सेंस, दैट इज वाई। चलिए, ये बेटा ह्यूम्युलिन के नाम से, जो आपकी इली लिली कंपनी है, इन्होंने ह्यूम्युलिन के नाम से इसको मार्केट में बेचा था। चलिए, अब आती है आपकी जीन थेरेपी टॉपिक। तो क्या होता था बेटा, बहुत सारे लोग वर्ल्ड में कुछ ऐसी बीमारियों से जूझ रहे थे कि उनकी जीन के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन था। ठीक है, कोई ऐसा जीन था जो काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे ही एक 4 साल की लड़की थी बेटा, जिसके अंदर सबसे पहले जीन थेरेपी परफॉर्म की गई थी। जीन थेरेपी क्या होती है, जब हम डिफेक्टिव जीन को करेक्ट जीन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इन द ईयर 1990 एक लड़की थी बेटा, देयर वाज अ 4 ईयर, एक 4 साल की लड़की थी जिसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए इज एडिनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी, एडिनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी क्या होती है, बेसिकली बेटा इसके लिम्फोसाइट्स जो होते थे, इसके ऊपर नॉर्मली एक एडीए सी जीन होता है। ये जीन जो था, ये जीन क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स करता है। पर अगर इस लड़की में ये जीन ही डिफेक्टिव था, मतलब ये जीन ही काम नहीं कर रहा था, तो ये लड़की के अंदर क्या हो रहा था, लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन ही नहीं हो रहा था, मतलब बन ही नहीं रहे थे ढंग से, प्रोलिफरेट ही नहीं कर रहे थे, मैच्योर ही नहीं हो रहे थे। तो भाई अभी क्या करा जाए, सवाल वाज व्हाट टू डू। ऐसी सिचुएशन में क्या करें जिस इंसान का जीन ही काम नहीं कर रहा है, जीन डिफेक्टिव है। तो बेटा 1990 के अंदर साइंटिस्ट ने सबसे पहली जीन थेरेपी परफॉर्म करी
किसके अंदर, एक 4 साल की लड़की के अंदर जो एडीए डेफिशिएंसी से पीड़ित थी। अब सबसे पहला तुम लोगों से सवाल कि भाई क्या मैम इसको हम नाउ हाउ कैन वी हैंडल सच काइंड ऑफ केस। ऐसे केस में बेटा जब किसी का जीन डिफेक्टिव होता है 3 तरीके फॉलो किए जा सकते हैं। पहला होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब बार बार वो बच्ची को एक इंजेक्शन लगाने दिया जाए जो उसको इंजेक्ट करवाना पड़े जिसमें एडीए का एंजाइम हो। कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स इंजेक्शन बट नीड्स टू बी डन पीरियोडिकली, मतलब महीने में 2 बार या 3 बार या ऐसे करके बेटा वो बार बार जाके वो एंजाइम्स की थेरेपी ले, मतलब वो बार बार अपने अंदर एडीए का एंजाइम डलवाए जो एडीए जीन बनाएगा और उसकी बॉडी में चीजें चलती रहे। तो पहला तरीका ये था, बट अगेन इसका डिसएडवांटेज है कि बार बार कराना पड़ रहा है। दूसरा है भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो, किसी भी सूटेबल डोनर को लो जिससे उसकी मैक्सिमम ब्लड ग्रुप मैचिंग या टिश्यू मैचिंग हो रही है और उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, बट अगेन इस प्रोसेस को भी बार बार करना पड़ेगा। या तो बेटा ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर बोन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज ये भी बार बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब आप एडीए जीन को ही रिप्लेस कर दो जो डिफेक्टिव है। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया अब आपको मैं दिखाती हूं। बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक प्लेट ली, उस प्लेट में लड़की के लिम्फोसाइट्स को निकाला, इन लिम्फोसाइट्स को निकाल के इन्होंने एक वेक्टर लिया, रेट्रोवायरस एक वेक्टर लिया, ठीक है। रेट्रोवायरस आप लोगों को पता है एक वायरस होता है जिसको इन्होंने क्या लिया, रेट्रोवायरस को रेट्रोवायरस एज वेक्टर। इस वेक्टर के अंदर इन्होंने एडीए-सी जीन ले लिया किसी हेल्दी पेशेंट का, ठीक है। दीज आर लिम्फोसाइट्स। इन्होंने किसी हेल्दी पेशेंट का एडीए-सी जीन लिया और इस वेक्टर के थ्रू बेटा इसके अंदर डलवा दिया, विच मीन्स हर लिम्फोसाइट के पास एडीए-सी जीन आ गया और इसी को वापस इंजेक्टेड बैक इन पेशेंट। अब पेशेंट के अंदर वापस इनको डाल दिया जाए, इंजेक्टेड बैक इन पेशेंट, वापस पेशेंट में डाल दो, वो एकदम सही हो जाएगा। पर नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि मैम इसको हमने डाल दिया, बट आपने पढ़ा होगा आरबीसी लिम्फोसाइट, अब सबकी एक एज होती है। आरबीसी 120 दिन तक ही जिंदा रहता है, लिम्फोसाइट्स भी थोड़े पीरियड के लिए ही जिंदा रहते हैं, ये तो थोड़े टाइम बाद मर जाएंगे, देन व्हाट। तो भाई एट द एंड वापस हमें एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा कि जीन थेरेपी को भी बार बार लिया जाएगा तभी सक्सेसफुल है, या फिर बचपन में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ही उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो यूजिंग रेट्रोवायरस ACDNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिफेक्टिव लिम्फोसाइट। कैसे परफॉर्म करते हैं, लिम्फोसाइट को बाहर निकालते हैं कल्चर प्लेट में, रेट्रोवायरस के थ्रू इस एडीए-सी जीन जो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस होता है उससे एडीए-सी जीन को लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया जाता है, फिर इन लिम्फोसाइट्स को रिटर्न कर दिया जाता है बॉडी में वापस से। एंड दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, क्योंकि इमॉर्टल मतलब अमर नहीं है, ये नॉट अमर, ये कोई अमर थोड़ी है कि जिंदगी भर जिएंगे, तो ये भी बेटा बार बार पीरियोडिकली करना पड़ेगा। बट इट कैन बी अ परमानेंट सोल्यूशन। ये परमानेंट कब है, जब आप इसको एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही कर दो, व्हेन वी हैव स्टेम सेल्स, जब बॉडी में बेटा स्टेम सेल्स होते हैं, अगर उसी टाइम आप ये कर देंगे तो सारे लिम्फोसाइट जो मल्टीप्लाई होंगे उनमें एडीए-सी जीन होता ही रहेगा। बट अगर आप बड़े होके करेंगे तो ये अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। चलिए यही प्रोसेस होती है कि आप किसी के बॉडी से लिम्फोसाइट निकालते हो, रेट्रोवायरस लेते हो, उस रेट्रोवायरस से एडीए-सी जीन इसमें इंटीग्रेट करा देते हो और इस लिम्फोसाइट को वापस इंजेक्ट कर देते हो बॉडी के अंदर। नाउ द टॉपिक कम्स दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब ऐसी कौन कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी आज मदद में है। तो डायग्नोसिस मतलब किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करना, कि भाई मान लो तुम या कोई पर्सन बीमार है तो उसको कौन सी बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करने को कहते हैं डायग्नोसिस। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, इज द चेंजेस अकरिंग
अपॉन बीइंग डिजीज्ड, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं जब तुम्हें बीमारी हो गई। कहते हैं ना यार आज बीमार लग रही होगी, सर गर्म हो रहा है, छींक आ रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो ये हमें कब पता चलता है, जब हम जाकर टेस्ट करवाते हैं किसी चीज का कि हाँ यार मेरी तबीयत तो सच में खराब हो रही है। ठीक है, तो दैट इज पैथोफिजियोलॉजी होती है, आपकी बॉडी की चेंज हो जाती है। अब अगर इसी तरह हम देखें तो भाई डायग्नोसिस करने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था। दैट इज कन्वेंशनल, जो पुराने जमाने में, अपन पुराने नहीं इवन अभी भी आप देखोगे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, आपकी बॉडी से सीरम, यूरिन टेस्ट, ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं। पर आपने सुना होगा इनकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आती है या लेट आती है। वहीं अगर आप बात करोगे बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जैसे एलाइजा, पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें जल्द से जल्द रिजल्ट्स मिल जाते हैं और ये मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो डिफरेंस है, ये थोड़ी ओल्ड है, हालांकि ये आज भी यूज होती हैं, प्लस ये मॉडर्न है जो बायोटेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से टेक्निक बनी है, जैसे एलाइजा, पीसीआर और ऑटो रेडियोग्राफी, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहले आती है आपकी पीसीआर। ये पीसीआर टेक्निक को बेटा ऑलरेडी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ दो ही लाइनें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कि हम कुछ अमाउंट ऑफ पैथोजन को या न्यूक्लिक एसिड को किसी पेशेंट की बॉडी से लेके एम्पलीफाई करते हैं और उसमें डिटेक्शन करते हैं कि जान लो एचआईवी सस्पेक्टेड, किसी को एचआईवी है या कोई भी बीमारी है, उसके न्यूक्लिक एसिड से डिटेक्ट कर ली जाए। जैसे आप लोगों को जब कोरोना हुआ होगा या आपने कभी कोरोना का टेस्ट कराया होगा, कोविड बेटा 2020 में कितना फैला था, तो आप देखते थे कि वो एक बड टाइप चीज लेके आपकी नाक के अंदर और आपके गले के अंदर से सैंपल लेते थे, राइट, क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड का सैंपल लेते हैं, उस पैथोजन का सैंपल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं कि वो आपकी बॉडी में है कि नहीं है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग जीन म्यूटेशन, जिससे कैंसर हो रहा है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक में 3 स्टेप्स आते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 95 डिग्री पे होता है, एनीलिंग 55 पे और एक्सटेंशन 72 पे। डीनेचुरेशन मतलब आप डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग कर देते हो हाई टेम्परेचर से। एनीलिंग में आप क्या करते हो, 55 डिग्री सेल्सियस पे एक प्राइमर लेते हो, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, वो लगाते हो बेटा दोनों एंड्स पे, OH फ्री OH3- एंड पे। फिर आप एक्सटेंशन स्टेप में टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिसके थ्रू एक्सटेंशन करते हो और दोनों स्ट्रैंड्स को कंप्लीटली बना लेते हो। ये टेक्निक बेटा ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये टेक्निक को यहां समझना नहीं था, इट्स जस्ट एक ब्रीफ दे दिया ताकि आपका रिविजन हो जाए छोटा सा। सेकेंड टेस्ट आता है बेटा एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये यूजुअली बेटा क्या किस लिए किया जाता है, आपने सुना होगा एड्स के में स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा ही होता है। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट की एंटीबॉडी है, ये उसका एंटीजन है, एंटीबॉडी से बाइंड कर रखा है। अब हमने क्या करते हैं, एलाइजा के अंदर यूज किया जाता है एंजाइम लेबल डिटेक्शन एंटीबॉडी। कोई ऐसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है जो बाहर से हम डालते हैं, जो डिटेक्ट कर लेती है कि इसके अंदर कौन सा जीन, एंटीजन या एंटीबॉडी है, इसको कौन सी बीमारी है। तो बेसिकली एलाइजा के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कराया जाता है। तो अगर कोई पूछे कौन सा टेस्ट है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कराया जाता है, दैट इज एलाइजा। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही पॉइंट जानने, हेयर इन पेशेंट्स बॉडी बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड, कि भाई किस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है और कौन सा एंटीजन आया है बॉडी के अंदर, वो दोनों चीजें डिटेक्ट की जाती है बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। फिर आती है ऑटो रेडियोग्राफी। इट इज अ टेक्निक बेटा जिससे आप जीन में म्यूटेशन आई है, मान लीजिए अब हम एक बार मान लेते हैं कि आपकी बॉडी में एक नॉर्मल जीन है, उसमें ये सीक्वेंसिंग है CCGG80, पर कुछ म्यूटेशंस की वजह से ये जो जीन है ठीक है, यहां पे कुछ म्यूटेशन हो गई, ये भी टी ही है, कुछ म्यूटेशन है। तो भाई अगर हमें पता करना है कि किसी की बॉडी में कोई जीन म्यूटेशन हुआ है
कि नहीं हुआ है तो कैसे आप पहचानेंगे कि भाई कैसे यहां पर ये रिप्लेस हो चुका है, कैसे ये जीन म्यूटेट हो गया। तो हमने क्या किया, एक रेडियो लेबल्ड प्रोब लिया। क्या लिया, एक प्रोब जो बेटा रेडियो लेबल्ड होता है, मतलब इसमें रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए के इस्तेमाल से बनाते हैं, ठीक है, इस रेडियो लेबल्ड प्रोब को। ठीक है, इस रेडियो लेबल प्रोब को किससे बनाते हैं हम, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए से बनाते हैं। अब हम इसको भेजते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अगर मान लीजिए जीन सही है तो ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देगा इसके अगेंस्ट। पर अगर जीन में म्यूटेशन है तो ये बनाएगा ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये वैसा है ही नहीं कोडेड, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा ही नहीं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जब हम एक्सरे पास करेंगे, इट अपीयर्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म मींस जीन इज नॉट म्यूटेटेड। अगर आपको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया है, विच मींस कि ये म्यूटेशन नहीं है। पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन ही नहीं रहा, विच मींस कहीं गड़बड़ है, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ही नहीं रहा उसके अगेंस्ट। क्लियर, तो ये होती है बेटा ऑटो रेडियोग्राफी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं मैम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे आपने अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, कि भाई चूहों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पिग्स का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बीस का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली ह्यूमंस पे परफॉर्म करने से पहले किसी एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। कोई वैक्सीन बनाने के चक्कर में, कोई डिजीज डिटेक्शन के चक्कर में, कोई मेडिसिन बनाने के चक्कर में। तो इनको जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दीज एनिमल्स जिनके अंदर इन विच फॉरेन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड और उस जीन की हम स्टडी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उसकी बॉडी में, इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे आपने देखा होगा शीप, मंकी, पिग, काउ, रैबिट, माइस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत जानवर है जिन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। बट उसमें 95% जानवर जिन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा वो होते हैं चूहे, माइस। 95% ऑफ द एनिमल्स जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं दैट इज माइस, दैट इज द रैट। वाई आर ट्रांस, नाउ सवाल, मैम हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत ही क्यों है, हम डायरेक्टली क्यों नहीं ह्यूमन पे ट्राई कर लेते। बाय रीजन, नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, ग्रोथ पढ़नी है, डेवलपमेंट पढ़ना है एक पर्टिकुलर जीन का। फॉर एग्जाम्पल आपको इंसुलिन ही आपने बनाया था, अब मान लो तुमने किसी ह्यूमन में डाल दिया, ह्यूमन की अगर डेथ हो गई, देन व्हाट इफ। तो इसको पहले बेटा इसकी पूरी ग्रोथ, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, हर चीज इस जीन की स्टडी की जाती है इस एनिमल पर, ताकि हमें पता रहे वो ह्यूमन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो क्रिएट नहीं कर देगा। इनको एज ए डिजीज मॉडल, मतलब कोई डिजीज की स्टडी करनी है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेवरल डिजीज मॉडल्स एग्जिस्ट टू स्टडी अबाउट, जैसे बहुत सारे डिजीज मॉडल हैं जिन पर हमने कैंसर की स्टडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बेटा आप लोगों ने जो है इस वर्ल्ड के अंदर रिसर्च की गई है। व्हेन अ जीन, मान लो कोई कैंसर जीन है, किसी मॉडल में डाला जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड इम्पैक्ट। मान लो मैंने एक चूहे को कैंसर कॉज किया, फिर मैंने उसको मेडिसिन दी जो कीमोथेरेपी में यूज होती है, ताकि मुझे पता चले कि इज इट रियली वर्किंग, क्या सच में ये मेडिसिन काम कर रही हैं अपना। तो हर चीज की रिसर्च के लिए इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस डिजीज की पूरा इंपैक्ट पढ़ सके हम। अब आते हैं नाउ इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू हम लोगों को काफी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी मिले हैं, जो बेटा आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों मैम, आपने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैं बताती हूँ। ऐसे ही बेटा एक ट्रांसजेनिक एनिमल थी जिनका नाम था, एक शीप थी जिनका नाम था ट्रेसी, ट्रेसी द शीप। इनके अंदर से बेटा हम लोगों ने एक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो है एक्सट्रैक्ट किया था, जो बेटा ह्यूमंस के अंदर एम्फाइसीमा एक बीमारी होती है, जो लंग्स के अंदर आपकी एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत रहती है। तो बेटा एम्फाइसीमा पेशेंट्स के अंदर इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया गया, जो कि कहां से हमें मिला था, किस पे रिसर्च की गई थी, शीप थी जिसका नाम था ट्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह बेटा ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन
बेटा एक प्रोटीन था जो हमें कौन सी काऊ से मिला था, रोजी काऊ का नाम था। 1997 में बेटा इसके मिल्क में 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होता था, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन। तो ये बेटा हम ह्यूमन के जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, जब आप कहते हैं ना छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके बहुत एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। उसे ये भी कहते हैं कि मम्मी का जो पहला दूध है जो थोड़ा येलोइश कलर का निकलता है जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, बच्चे को पीना ही चाहिए। तो बेटा बच्चों के लिए आप लोगों ने देखा सेरेलैक करके भी मार्केट में आते, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज हेल्दी फॉर अ ह्यूमन बेबी। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक काउ रोजी से ऑब्टेन किया गया था। नोट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस फिनाइल कीटोन्यूरिया और ऑल्सो अंडर ट्रायल्स, इन पर भी बेटा ट्रायल्स चल रही हैं। देन वैक्सीन सेफ्टी, कोई भी वैक्सीन की बेटा टेस्टिंग करनी होती है, वो ह्यूमन पे यूज की जाए कि नहीं की जाए, वो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे यूज की जाती है। जैसे अब आप देख लो कोविड की वैक्सीन, हमें कितनी अर्जेंटली वैक्सीन बनानी पड़ी थी, है ना, बिल्कुल तबाही मची हुई थी वर्ल्ड में, वैक्सीन बनानी ही पड़ी कहीं ना कहीं, राइट। उसकी टेस्टिंग कहाँ की गई होगी, एनिमल्स पे। केमिकल टेस्टिंग्स बेटा जैसे ड्रग्स हैं जो आपकी दवाइयां बनती हैं उनकी टेस्टिंग करने के लिए भी कि उनका क्या इंपैक्ट होगा बॉडी के ऊपर, उसमें भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ऐसे ही बेटा लेबोरेटरी में कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कुछ एथिकल इश्यूज। अब एथिक्स क्या होते हैं भाई, मेरा एथिक कहता है कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, मैं कोई क्राइम नहीं करूंगी, दैट इज माई एथिक्स। मेरे कुछ के एथिक्स हैं भाई, मेरे कुछ ऐसे होते हैं ना प्रिंसिपल्स हैं मेरे कि मैं ऐसी गलत हरकतें नहीं करूंगी। आप सबके भी प्रिंसिपल्स होंगे। वैसे एथिक्स क्या होते हैं बेटा, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक कम्युनिटी को अपने बिहेवियर में और डिसाइड्स व्हाट इज लेजिटिमेटेड एंड व्हाट इज नॉट, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और कौन सी चीज लीगल है कौन सी चीज इलीगल है, हमें पता होना चाहिए। देयर इज सम एथिक्स। वैसे ही बेटा बायोटेक्नोलॉजी कम्युनिटी के अंदर भी देयर आर सम एथिक्स, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए टू मेंटेन अ बैलेंस। तो अगर आप देखेंगे वैसे ही बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है जो इंडिया के अंदर है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप की है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी क्या करती है बेटा, विच मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, सेफ्टी, इंट्रोड्यूस देम इन पब्लिक सर्विसेज। मतलब मान लो जैसे कोरोना की आपकी कोविशील्ड इंडिया में बनी थी, तो उसको अप्रूवल यहां से लेना पड़ेगा कि क्या वो ह्यूमंस पे यूज करने के लिए सेफ है, क्या उसको पब्लिक में लगाया जा सकता है, क्या सब कुछ सही रहेगा। हर चीज का जो सेफ्टी टेस्ट है, इसके क्लिनिकल टेस्ट हैं, इसकी सबकी रिपोर्ट, चेकिंग और अप्रूवल ये कमेटी देती है। मान लो भाई ऐसे तो हर कोई चलो भाई दांत के दर्द की नई दवाई हम इसको इंजेक्ट कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो हर चीज बेटा जो इंट्रोड्यूस होगी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी उसको इस कमेटी के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। नाउ देयर आर टू टॉपिक्स वील टॉक, दैट इज पेटेंट्स एंड बायोपायरेसी। पेटेंट मतलब क्या होता है, मान लो मैं कहूं कि भाई मैंने इस चीज पे अपनी पेटेंसी ले ली, मतलब ये चीज मेरी है, ठीक है। पेटेंसी मान लो बासमती राइस, हमें पता है भाई चावल इंडिया में ज्यादा उग रहा है, तो दैट इज पेटेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया इज फेमस फॉर बासमती राइस, इंडिया इज फेमस फॉर हल्दी, ठीक है। मान लो तो सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स गारंटीड बाय अ स्टेट और अ गवर्नमेंट टू अ इन्वेंटर टू डिस्क्लोज एन इन्वेंशन फॉर पब्लिक। जैसे कोविशील्ड भाई इंडिया ने डिस्कवर करी, तो इंडिया की पेटेंसी है उस पे, इंडिया चाहेगी तो वो अमेरिका में रशिया में जहां चाहेगी वहां बेचेगी, पर इंडिया के पास उसका हक है क्योंकि वो हमने बनाई है, हमने डिस्कवर करी है। ओके, तो जो जानवर बेटा जहां डिस्कवर, जैसे आप देखें कैंगरूज हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपको कैंगरूज कहीं नहीं मिलेंगे, इवन उनकी सप्लाई भी इलीगल है क्योंकि उनके पास पेटेंसी है उस जानवर की, राइट। तो राइट्स ग्रांटेड फॉर अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड बायोपेटेंसी। उसी तरह जैसे बेटा कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मान लो भाई कोई बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने कुछ बनाया तो उस पर पेटेंसी लेने को कहते हैं बायोपेटेंसी। अब बायोपायरेसी क्या होती है, पायरेसी, पायरेट्स, आपने मूवी देखोगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, ऐसे होता है ना, ऐसे यूं एक आंख पर पट्टी लगाते हैं और एक आंख ऐसी खुली रहती है और वह ना अलग अलग शिप्स पे जाके चोरी करते हैं। तो बायोपायरेसी मतलब चोरी करना इन शॉर्ट। तो अगर मान लो मैंने कोई चीज डेवलप करी पर मेरी परमिशन के बिना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है,
जैसे बेटा ऐसा करते हैं लोग, दिस इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय एनी इंडिविजुअल और कंपनी इज कॉल्ड बायोपायरेसी। विदाउट परमिशन, अनऑथराइज्ड, इलीगली उसको यूज किया जा रहा है। तो इंडिया में बेटा इसी तरह 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस है। इंडिया में कितना वेराइटी ऑफ राइस है, तुमने कितना खाया होगा जिंदगी में? आउट ऑफ विच 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी बेटा बासमती राइस की उगती है इंडिया में अलोन। 2 लाख में से 27 वेराइटी आर ऑफ बासमती राइस। तो बासमती इज नोन फॉर इट्स ग्रेन साइज। आपने सुना होगा बासमती चावल का जो साइज होता है बड़ा होता है, उसकी अरोमा, खुशबू और उसका फ्लेवर अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो 1997 में बेटा एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बहुत स्मार्ट प्ले करा। उन्होंने इंडियन बासमती राइस को एक सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस के साथ मेट कराकर एक न्यू वेराइटी ऑफ राइस बना ली। और उन्होंने बेटा गॉट इट पेटेंट राइट, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के थ्रू उस पर जो है अपना पेटेंसी करा ली। सोचो, हमारी ही कंट्री के राइस को किसी और के साथ हाइब्रिड कराकर खुद की पेटेंसी लगा के बेचने लग गए। ओके, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज करती हैं। इसी तरह बेटा बहुत अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं टर्मरिक, हल्दी और नीम के लिए भी। ओके, बहुत लड़ाइयां चलती हैं दुनिया में भाई। तुम लोग तो अपनी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके बैठे रहे तो दुनिया कहां कहां पहुंच गई बेटा, कहां लड़ाइयां चल रही हैं। चलो, तो इंडिया ने बेटा, इंडियन पार्लियामेंट ने एक सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल निकाला, जो ऐसा कहता है कि पेटेंसी टर्म बेटा इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। मतलब अब कोई भी इमरजेंसी, मान लो भाई कोई ऐसी बीमारी फैल गई, अचानक से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कोई मेडिसिन बनानी पड़ी, कोई इमरजेंसी रिलेटेड कोई मेडिसिन या कुछ भी है, उसको पेटेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई रिसर्च या डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लिया गया, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल एक्ट में पास हुई थी। अब आता है बेटा आपका आखिरी टॉपिक, दैट इज टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे, या आपकी न्यू एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का अगर आप पन्ना पलटोगे सेकंड पेज पर, सेकंड, थर्ड और ऐसे 3 पैराग्राफ दे रखे हैं, 2 इधर और एक इधर राइट साइड के पेज पे दे रखा है। ये पैराग्राफ दे रखे हैं। कायदे से पहले ये पैराग्राफ, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो ये पैराग्राफ आपको वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट के अंदर होता था। बट क्योंकि ये डिलीट होके कुछ पोर्शन इसमें ऐड कर दिया है, तो ये मैं आपको इसमें भी पढ़ा रही हूं। प्लस आप स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट बॉटनी वाले चैप्टर में भी ये चीज जाकर पढ़ सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को बेटा बहुत टाइम लगता था कि यार फसल हम पहले बीज लगाएंगे, थोड़े महीनों बाद थोड़ा पौधा उगेगा, फिर कुछ महीनों बाद वो बड़ा होगा, फिर वो फूल या वो जो फ्रूट है वो पकेगा, फिर हम उसको तोड़ेंगे, फिर हम उसको खाएंगे, फिर फसल बनेगी। तो क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे हम शॉर्ट पीरियड में फास्ट सफिशिएंट ग्रोथ करा के इस्तेमाल कर सकें। तो एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल्ड टू कीप पेस विद द डिमांड, क्योंकि भाई डिमांड बहुत, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत चाहिए, तो सफिशिएंट और फास्ट डिमांड को प्रूव करने के लिए टिश्यू कल्चर का डेवलपमेंट किया गया। अब टिश्यू कल्चर एग्जैक्टली क्या होता है ध्यान देंगे। हमने क्या किया बेटा, मान लो कोई पौधा है, दिस इज द प्लांट। इस प्लांट का कोई भी पार्ट मैंने ले लिया, कोई भी पार्ट, मान लो मैंने पत्ती ले ली, इसे हम कहेंगे एक्स प्लांट। मतलब पौधे का कोई भी पार्ट जिससे मैं पूरा नया पौधा बनाऊंगी उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट क्या है, अरे एक्स प्लांट क्या है एग्जैक्टली, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, एक्स प्लांट क्या है, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट बेटा जो हमने लिया है। अब मैं क्या करूंगी, एक टेस्ट ट्यूब लूंगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने इस पत्ती को डाला और इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। क्या डाला, एक्सप्लांट डाला और न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। अब न्यूट्रिएंट्स में बेटा क्या क्या होता है, इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। न्यूट्रिएंट्स में बेटा सुक्रोस होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं, विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जैसे हॉर्मोन्स। तो ये ऐसे 4-5 चीजें करके ये न्यूट्रिएंट मीडियम बनता है
और इस न्यूट्रिएंट मीडियम को हम यहाँ डाल देते हैं। इसके साथ ही एक्सप्लांट डाला हुआ है। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद हम ऐसा देखेंगे कि यहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रोइंग मास ऑफ सेल बनेगा जिसे हम कहते हैं कैलस। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड ग्रोइंग मास ऑफ सेल। ग्रोइंग मास ऑफ सेल, बेटा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कैलस। सो दिस इज अनडिफरेंशिएटेड ग्रोइंग मास ऑफ सेल्स जो उग रहा है धीरे धीरे बेटा इसी मास ऑफ सेल से एक पूरा का पूरा नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कल्चर प्लेट लेकर ऐसे ही बहुत पौधे उगा देते हैं। ऐसे ही मतलब लेकर हम कल्चर प्लेट, और इस टेक्निक को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। जब आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना देते हो, दैट इज एक पौधा हमने बनाया और उससे मल्टीपल पौधे बना दिए, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। और इस पूरी टेक्निक का नाम है बेटा टिश्यू कल्चर। क्या है पूरी टेक्निक का नाम? टिश्यू कल्चर। और ये सारे पौधे बेटा एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, इन्हें कहा जाता है सोमा क्लोन्स। वो पौधा बेटा, वो पौधा जिससे सारे पौधे एक जैसे बने उसे कहते हैं सोमा क्लोन। एग्जैक्टली आप यहां देखेंगे टोटीपोटेंसी क्या होता है? इट इज अ कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल और एन एक्सप्लांट। मतलब हमने इस छोटे से पौधे से पूरा एक पार्ट ऑफ प्लांट से पूरे पौधे उगा दिए। दिस इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। एक ऐसी पोटेंशियल पौधे की जिससे हमने एक छोटे से पार्ट से पूरा पौधा बना दिया। फिर बेटा मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। जब आप टिश्यू कल्चर से बहुत कम समय में बहुत सारे पौधे बना देते हो, कम समय में बहुत सारे पौधे, इज माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट्स बेटा जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से। जो इसमें ओरिजिनल प्लांट है जिससे ये सारे उगे हैं इज कॉल्ड एज द सोमा क्लोन। एग्जाम्पल बेटा हमने टिश्यू कल्चर से कौन से पौधों को उगाया है? दैट इज टमाटो, बनाना एंड एप्पल। आपको इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब याद रखना है, टिश्यू कल्चर का मतलब, एक्स प्लांट का मतलब याद रखना है, टोटीपोटेंसी का मतलब याद रखना है, और पांचवी चीज इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चीजें थी याद रखनी है। मैंने सिर्फ डॉट बेटा जो चीजें असेंशियल हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में डॉट दे रखी हैं, वही यहां लिखी हैं जिन पे से क्वेश्चन आता है। सेम चीज यहां दे रखी है, हमने एक प्लांट का पार्ट लिया एक्स प्लांट, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, फिर उसमें जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स उगे जिन्हें हम कहते हैं कैलस। ओवर टाइम वो सारे कैलस से बेटा एक पूरा पौधा उग गया जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। अब क्या सिर्फ टिश्यू कल्चर से सिर्फ पौधा उगाया जा सकता है? नहीं, उसके अलावा हम और भी चीजें कर सकते हैं। मान लो कोई पौधा है जिसे किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, हम बेटा मान लो कोई भी पौधा होता है ना, उसकी मेरिस्टेम जो उसका ग्रोइंग पार्ट होता है वो वायरस फ्री होता है। वो क्या रहता है? वायरस फ्री, क्योंकि वो ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट है। तो हम इस मेरिस्टेम का इस्तेमाल करके टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और उनको डिजीज फ्री बना सकते हैं। तो आप बेटा टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके मेरिस्टेम, एपाइकल या एक्सिलरी मेरिस्टेम जो फ्री ऑफ वायरस होती है, उसको आप रिमूव करके ग्रो कर सकते हैं इन विट्रो वायरस फ्री। इस टेक्निक से बेटा हमने बनाना, पोटैटो और शुगर केन को बनाया है मेरिस्टेम से थ्रू। मान लो भाई किसी पौधे में वायरस लग गया, अब आप क्या करोगे? उसका मेरिस्टेम तोड़ो और उससे नया पौधा बना लो जो वायरस फ्री बनेगा। ठीक है, जैसे बनाना, पोटैटो और शुगर केन के साथ हुआ है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक तरीके की टेक्निक है, इज अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सोमैटिक सेल्स। मैं आपको बताती हूं क्या होती है एग्जैक्टली, ध्यान से सुनेंगे। एक सेल है बेटा, सेल के ऊपर होती है क्या? सेल वॉल। अगर आप किसी भी सेल में से सेल वॉल को माइनस कर देंगे, सेल वॉल को हटा देंगे, तो वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट, बचा हुआ हिस्सा। अगर आप सेल में से सेल वॉल को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। तो एग्जैक्टली इस टेक्निक में हम दो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट 1 और प्रोटोप्लास्ट 2, और इनका फ्यूजन करा के एक नया पौधा, हाइब्रिड पौधा बना देते हैं। इस टेक्निक के थ्रू हमने बेटा टमाटो और पोटैटो को प्रोटोप्लास्ट लेके पोमैटो बनाया था। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं? दो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं,
इनका फ्यूजन करते हैं, एक हाइब्रिड पौधा बन जाता है। ठीक है, क्या किया हमने, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सोमैटिक सेल्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, फिर उससे हम एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जो इसमें हाइब्रिड बन रहा है उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। ये जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड। एग्जाम्पल पोमैटो। पोमैटो कैसे बना था, टमाटो और पोटैटो के फ्यूजन से। अनफॉर्चुनेटली बेटा ये जो पौधा था ये ज्यादा किसी काम का नहीं था। इस टेक्निक का ही डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हो सकता है जब आप दो चीजों की मिक्सिंग कर रहे हो, मान लो इस चीज के सिर्फ बुरा बुरा हिस्सा और इस चीज का अच्छा अच्छा हिस्सा आ गया, दोनों के अच्छे हिस्से चीजें आ गई, दोनों की गंदी चीजें आ गई, देन व्हाट, तो वो चीज अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली इसमें इतने डिजायरेबल कॉम्बिनेशन नहीं आए, ये किसी खास कमर्शियल यूज में आ नहीं पाई, तो ये काफी अनसक्सेसफुल था। बट यस, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का काफी फेमस एग्जाम्पल है पोमैटो का। यही दो चीजें बेटा आपकी बुक में थी। चैप्टर होता है खत्म। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स बेटा बहुत सफिशिएंट है। आप नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिएगा। जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना, जिसके पास न्यू है वो न्यू से पढ़ सकते हैं। साथ में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग सीयूईटी के वैसे थोड़े साल की पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, उसके अलावा आप सैंपल पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एनटीए की। वहां उसके अलावा आप लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं कहीं से भी, क्योंकि यूजुअली पेपर में एनसीईआरटी से ही आता है। आपका नीट का पेपर हो, सीयूईटी का पेपर हो, कोई भी हो, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल जाते हैं। तो यू गाइस कैन ट्राई वहां से। ठीक है, तब तक मिलते हैं बेटा नेक्स्ट बैच नेक्स्ट क्लास, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर। इसको अच्छे से पढ़िए। बायोटेक्नोलॉजी में 2 ही चैप्टर आते हैं, दोनों ऐसे हैं जो थोड़ा यूनिट अलग है, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। कई लोगों को टफ भी लगता है, बट इट इज वेरी इजी। एक बार ट्राई करो, इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर चीज अंडरस्टूड रहेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन, टूडल्स।